सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ये अब जो टोटल चैप्टर था उसका जो ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट और दो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। दैट इज़ एक आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है जिसके अंदर में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर। अगर अब हम लोग जब ये पूरे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे और एक समरी बनाएंगे जिसमें आपके पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं वो सारा चीज़ कंप्राइजेस किया रहेगा, मतलब उसमें कंप्रेस्ड वे में रहेगा। आप उसके पूरा फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसके बाद में उसका वीडियो बनाया जाएगा। बट अभी जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखने आए हैं, प्लीज़ आप इससे पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें। एक एक टॉपिक को मैंने अलग अलग वीडियो करके बनाया है और आप सारे वीडियो को देखें, तब आप इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। सिंपली अगर देखें टॉपिक का नाम, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली क्या होता है, तो जब कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के वजह से अगर कुछ हीट जनरेट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे आप बहुत सारे अप्लायंसेज यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आजकल सबसे ज़्यादा जो अप्लायंसेज यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, इंडक्शन हीटर जिसको बोलते हैं। हम लोग स्विच ऑन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से क्या होता है, उसमें हीट जनरेट होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। सेम एज आयरन जो आप प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी वही चीज़ है। रॉड जो आप यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए वो भी वही चीज़ है। तो ये जो इफेक्ट होता है हीट का, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ conductor due to the flow of electric current in the circuit excuse me, ये CKT का मतलब सर्किट है। in the circuit is known as heating effect of current, is known as what, heating effect of current। ठीक है, तो अगेन एक बार वापस से इसके क्या बोलते हैं पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन होगा यहाँ पे एक्चुअली, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और जो आपके बोर्ड में भी आता है वो आता है कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी, जो यहाँ हम लोग प्रोडक्शन ऑफ हीट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है ये किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। और ये किसने बताया था कि ऐसा होता है, तो जूल भाई साहब, जिनके नाम पे हीट का जो है ऐसा यूनिट दिया गया है, जूल, वही बताए थे। इसीलिए ये जो फॉर्मूला आता है वो कहाँ से आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है। तो इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। तो आइए हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर ये जो हम लोग लिखते हैं, रिजल्ट जो लिखते हैं वो किस बिहाफ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एज वी नो दैट कोई भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, हमने पढ़ाया हुआ है पहले, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय टोटल चार्ज, है ना। जितना भी चार्ज लगता है पर यूनिट चार्ज जिसको बोलते हैं वो होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q। अब अगर हम लोग बात करें तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V क्रॉस Q। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो V इज इक्वल टू क्या हो गया,
सॉरी W इज इक्वल टू क्या हो गया V क्रॉस Q। इसको अगर आप समझ लीजिए तो ये एक मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको अगेन ये भी पता है कि चार्ज बराबर क्या होता है भाई, तो चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम। तो आप यहाँ पे इस Q को रिप्लेस कर सकते हैं I इंटू टी के फॉर्म में। तो अब ये क्या हो गया VIT बराबर क्या, ये W। अब ये वर्क डन जो है ये क्या है, यही वर्क डन जो है एनर्जी के फॉर्म में आएगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे अगेन हम लोग क्या जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर बाई किससे, ओम्स लॉ से। तो इसको आप मान लें सेकंड इक्वेशन, और यहाँ जरूर लिखिएगा बाई ओम्स लॉ, है ना। मतलब V इज इक्वल्स टू आई आर कहाँ से आया है, कहाँ से मिला हम लोगों को, ओम्स लॉ से मिला है, ठीक है। अब अगर हम लोग V इक्वल्स टू आई आर का वैल्यू V के प्लेस पे पुटअप कर देंगे, तो ये V के जगह क्या लिख देंगे आई आर, ये ऑलरेडी I है और ये ऑलरेडी T है, तो ये हो गया आई स्क्वायर और ये हो गया R और ये हो गया T। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, और दिस वर्क डन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। मतलब यही वर्क डन जो होता है ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बताता है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में, और इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल का लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। जूल का लॉ बहुत सिंपल है, अगर आप इसी को देख करके समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी सर्किट में वो करंट के स्क्वायर का प्रोड्यूस होगा। मतलब हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर उसके बाद मतलब जितना ज्यादा करंट ज्यादा रहेगा तो हीट भी ज्यादा होगा, ये सिंपल सा बात है। उसके बाद हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट को फ्लो करने में रोकेगा, और करंट फ्लो अगर सही से नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो और हीट होते जाएगा, सर्किट में क्या होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा। तो जो भी रॉड वगैरह होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो रुकते जाता है, जिसके वजह से रुकने की वजह से वो जो सर्किट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है वो हीट होने लग जाता है। और वो हीट होता है तो उसी हीट के हेल्प से हम लोग या तो आयरन कर पाते हैं, प्रेस जिसको बोलते हैं, प्रेस कर पाते हो आप कपड़े वगैरह को, या तो फिर वो जो रॉड होता है इंडक्शन रॉड, इमल्सन रॉड जिसको बोलते हैं, जिसको पानी में डाल करके पानी को गर्म किया जाता है, वो हो सकता है। इंडक्शन कुकर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। अब डायरेक्टली अब जितना ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा सर्किट में उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आप गौर करते होंगे अगर आप फोन को बहुत ज्यादा टाइम तक चलाते हो तो फोन भी हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फोन चल रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर हल्का हल्का करंट तो पास हो ही रहा है। अब ऐसा करंट नहीं पास हो रहा है कि आपको झटका लगेगा, बट वो करंट तो पास हो रहा है ना, तो जो सर्किट है वो क्या होता है, हीट तो हो रहा है, इसलिए फोन गर्म हो जाता है, ठीक है, सेम है। तो अब यही चीज जो है कंबाइन होकर के यहाँ पे क्या दे देगा आपको, H is equals to I square RT, and this is known as Joule's law of heating, which says that current heat energy produced in a circuit is directly proportional to square of the current, and it is also directly proportional to resistance of the circuit, और ये टाइम के साथ साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीनों चीज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जो होगा ये क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये कहाँ से आया है, तो ये पूरा इसका सीक्वेंस है कि भाई कहाँ से ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला इधर से ही आया है, जहां हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट किए थे। सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे हम लोग, वर्क डन बाय चार्ज। फिर चार्ज को हम लोगों ने IT में लेके गए, IT में कन्वर्ट कर दिया, और फिर V को हम लोग IR में कन्वर्ट कर दिए। तो कंप्लीट जो इक्वेशन है वो आ गया W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट, या फिर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट। तो ये था आपका कंप्लीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग खत्म होता है, और अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर और देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हेडिंग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। देखो पावर शब्द जहां भी आए वहां पे क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इसको बोलते हैं ना। तो वर्क डन बाय टाइम टेकन क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। मतलब आप किसी भी काम को कितने समय में करते हो, कितने टाइम पे करते हो, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। अगर आपका पावर ज्यादा होगा तो आप उसी काम को कम समय में कर लोगे, अगर आप पावर कम लगा रहे हो तो उसी काम को करने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है पावर, बट उसको डिफाइन कैसे करते हैं तो वो समझ लेते हैं हम लोग। तो समझते हैं हम ध्यान से, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट
टाइम इज नोन एज इन अ सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हीट वही मैंने आपको बताया है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो नोन एज व्हाट, पावर, है ना। तो इसको 2-3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग पावर का डेफिनेशन पढ़ने जाएं तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर। तो हम लोग पावर का डेफिनेशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनाने जाएं तो वर्क डन बाय टाइम टेकन हो जाएगा। सिंपल सा बात है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब आपको पता है W इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू, है ना, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, W बाई क्यू। क्या पढ़ा था, W बाई क्यू, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा सिंपली। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे P इज इक्वल टू VQ बाई T लिखते हैं तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा पावर का, VQ इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, करंट इनटू टाइम, और नीचे भी क्या है, टाइम। तो टाइम से टाइम को कैंसिल आउट करिए और यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ गया पावर का, दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो ये पहला पावर का फॉर्मूला आया। एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया जो डायरेक्ट वर्क डन के केस में है। तो चलो ये दूसरा फॉर्मूला आया, बट 2 ही नहीं है, और फॉर्मूला है भाई, तो देख लो। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे आप समझिए V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है बाई ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग V बराबर क्या जानते हैं कि सॉरी V बराबर तो आई आर लिख ही दिया मैंने, I बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि V बाई आर। तो सबसे पहले हम लोग इन टर्म्स ऑफ I के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो I के फॉर्म में देखते हैं, तो जैसे ही आप V को रिप्लेस कर दोगे किससे, आई आर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई आर, और ऑलरेडी एक I है तो इसका मतलब पावर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर आर। तो एक और फॉर्मूला हो गया पावर का। तो अभी तक हम लोगों ने कितने फॉर्मूले को देखा है, 3 फॉर्मूले, दैट इज वर्क डन बाय टाइम, देन वोल्टेज इनटू करंट, देन स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। एक और फॉर्मूला है जो लास्ट वन है, दैट इज यहाँ पे आपका वी आई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, आई को रिप्लेस कर देंगे। आई को किससे रिप्लेस कर देंगे, वी बाई आर से। तो यहाँ वी को भी रहने दीजिए, आई को रिप्लेस कर दीजिए वी बाई आर से। तो ये क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। मतलब जब आपके पास सिर्फ वोल्टेज दिया रहे और रेजिस्टेंस दिया रहे तब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर फॉर्मूला का अपना अपना वैल्यूएशन है। जिस समय आपके पास जो फॉर्मूला दिया रहे उसको आप यूज करिएगा, मतलब जो भी आपका गिवन रिलेशन दिया रहे आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर का ऐसा यूनिट, तो पावर का ऐसा यूनिट सबको पता है क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आपके घर में आप देखते होंगे मीटर लगा होता होगा बिजली का, जिसमें आप देखते होंगे एक आता होगा मीटर रीड करने के लिए, फिर उसी के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होती है, ठीक है। तो वो जो यूनिट मेजर होता है ना, वो किलोवाट आवर में यूनिट मेजर होता है। मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। और यही किसका यूनिट होता है, बहुत लोग क्या करते हैं गलती से मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, इसको पावर का यूनिट समझ लेते हैं, बट एक्चुअली ये पावर का यूनिट नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन यूनिट इज किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर में क्या हो जाता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, आई थिंक। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। तो ये होता है, ठीक है। जो मीटर रीड होता है इसमें ये 1 यूनिट यही होता है, ठीक है। मतलब आपके पूरे मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब कितना पावर कंज्यूम हो रहा है 1 घंटे में, उसी को हम लोग 1 यूनिट देते हैं। मतलब अगर 1000 वाट 1 घंटे में कंज्यूम होगा, सपोज करो आपके घर में बहुत सारा अप्लायंसेस लगा होगा, बल्ब, पंखा, फैन, टीवी सब कुछ लगा होगा। 1 घंटे तक अगर सब कुछ चला और सब मिला के अगर 1000 वाट कंज्यूम हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो यूनिट है वो 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 1 यूनिट खर्च हो गया। इसी तरह कैलकुलेट होता है बिजली में। जैसे आप ज़्यादा, जैसे एसी चलाता है कोई, तो एसी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसीलिए यूनिट जल्दी जल्दी बढ़ता है। लेकिन मान लो किसी घर में नॉर्मली 2 ट्यूबलाइट, दो मान लो एलईडी है, सीएफएल है, या 2 सिंपल फैन है, तो उसमें यूनिट ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि भाई 1000 वाट जब तक नहीं कंज्यूम होगा तब तक क्या नहीं होगा, यूनिट आगे नहीं बढ़ेगा। 1000 वाट कंज्यूम हुआ मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये था पूरा पावर का कॉन्सेप्ट। तो पावर में हम लोगों ने 4 फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन बाय टाइम टेकन, वोल्टेज इनटू करंट, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर का
थ्योरी पार्ट जो यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, और इस तरह से आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकली कवर्ड हो गया है। अब जो बेसिकली हम लोग करेंगे वो अगले वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो अब लॉन्ग वीडियो बनेगा, कम से कम 40 to 50 मिनट्स का वो वीडियो होगा, जिसमें हम लोग कम से कम 9 से 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और पहला पार्ट में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड, या फिर सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल से ही करेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद एक और बनाएंगे जिसमें ओम्स लॉ से रिलेटेड वीडियो सॉल्व करेंगे और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड वीडियो सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को कैसे सॉल्व कर सकता है भाई कोई, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अब आप इस टाइप के टोटल 7 वीडियोस मैंने बनाया है। आप कोशिश करिए ये 7 वीडियो को देखने का, और जरूर आप अपना फीडबैक दीजिए, ताकि इससे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो आपके दिमाग में गया है या नहीं गया है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ।